कंपटीशन को जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या किया था, ये दूसरा चैप्टर है हमारा, मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। मैनेजमेंट की हमने ओल्ड टाइम पे जो डिफिनीशन थी उसको हमने किया था। ओल्ड टाइम पे क्या था, गेटिंग वर्क डन बाय द अदर्स, ये क्या था, मैनेजमेंट था। अब उसको जो मॉडिफाई किया गया तब क्या हो गया कि आपको टास्क असाइन करना है प्रॉपरली, उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी शेड्यूलिंग करनी है, उसका बजट बनाना है। तो ये सारे टर्म्स साथ के साथ टर्म्स भी आ गए विद इफिशियंसी, तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट का हो गया। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट के लिए क्या है। एक हमारे पास ओल्ड मैनेजमेंट था और एक हमारे पास आएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि रिसर्च के बाद हमने कुछ डिसाइड किया है। एक वर्ड इसमें आपका आएगा साइंटिफिक। एक है जनरल मैनेजमेंट और एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनको माना जाता है, ये टेलर्स हैं। तो टेलर्स ने मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल दिया था, आज का हमारा फोकस केवल उसी टेलर्स प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा। तो आपके सिलेबस में जो है 3 साइंटिस्ट हैं जिनका प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको स्टडी करना है। एक अभी हम टेलर्स कर रहे हैं, फिर हेनरी फेयोल्स करेंगे और एक साइंटिस्ट और है। तो टोटल 3 साइंटिस्ट की जो है थ्योरीज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हेनरी टेलर हैं, इनका थ्योरी है मैनेजमेंट के लिए, उसको हम देखते हैं कैसे कैसे है। टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट नहीं, सिंपल मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास टेलर्स प्रिंसिपल आता है, या इसके लिए हम क्या करते हैं, टेलर्स प्रिंसिपल करते हैं, जो अभी आज हम करेंगे और इसी को हम सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सिंपल जो मैनेजमेंट है, सिंपल मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फेयोल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये सिंपल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टेलर्स की बात आती है। तो इन्होंने क्या किया था, अपना 4 प्रिंसिपल दिए थे अच्छे मैनेजमेंट को, अच्छा बेटर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा बनाने के लिए 4 प्रिंसिपल दिया था। उसी 4 प्रिंसिपल्स को आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में जो टेलर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नेम से। वो इतनी फेमस हुई कि उसको अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि अच्छे मैनेजमेंट के लिए टेलर्स प्रिंसिपल हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक टेलर और 1915 की इनकी थ्योरी है, और ये अमेरिका के थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। जनरल नए कॉन्सेप्ट जो है इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें मेजरली जो है या तो कोई फाइनेंस वाला होगा, फाइनेंस वाला मतलब कोई फाइनेंस से रिलेटेड साइंटिस्ट होगा, या आपका मैकेनिकल से रिलेटेड साइंटिस्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया था, कंपनी में थे, एक सिंपल वर्कर थे, और वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इसके लिए इन्होंने पहले 12 इयर्स रिसर्च की थी। सिंपल वर्कर थे और साथ के साथ 12 ईयर इन्होंने रिसर्च की थी और उसको अप्लाई करवाया था, इंडस्ट्री में अप्लाई करवाया था, और उसके बेसिस पे फिर इन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने ही स्टार्ट किया था और इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। अब देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जनरल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, थंब रूल्स होते हैं। थंब रूल मतलब पहले से ही सेट गोल है। इसका मतलब अगर हम अपने मैनेजमेंट के पास जाएंगे कोई एप्लीकेशन लेकर के, तो अगर आपके दिमाग में यह है कि जो मैनेजर होगा वो साइन ही कर देगा, अगर मैनेजर साइन कर देगा, आप ये सोच के चल रहे हो, तो जो रियल लाइफ होगी वो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं, वो साइन भी कर सकता है, वो साइन नहीं भी कर सकता है। तो अगर आपने थंब रूल बना लिया है कि वो साइन ही कर देगा,
तो आप गलत हैं। इसका मतलब दो केसेस हो सकते हैं, तो आपको दोनों केस स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो थंब रूल्स हैं इसको ऐसे ही करना चाहिए, उनको हटा करके हम पहले जो है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद फिर नए रूल्स ले आएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड मेथड यूज करना है। किसी ऑब्जेक्ट को करने के कई सारे मेथड होंगे, जिसमें से एक बेस्ट मेथड होगा, उसको हम स्टैंडर्ड मेथड बना देते हैं और उसी स्टैंडर्ड मेथड का और टूल का हमें क्या करना है, यूज करना है। इससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो जो स्टैंडर्ड मेथड यूज होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हमारा आउटपुट बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और कॉस्ट में रिडक्शन आएगा। तो ये सारा क्या है, हम इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करके क्या करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाते हैं। जो टेलर ने डिफाइन किया था उनका वर्ड जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वर्डिंग्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want mean to do और बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे करना है। इसका मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, आपको क्या करना है और उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अपने वर्ड्स में जो बोला था, एज ए कोट आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब उनके जो है 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, चारों प्रिंसिपल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिंसिपल उनका ये कहता है कि हमको साइंस अप्लाई करना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स। इसका मतलब जो सेट रूल्स हैं उनको हमें डायरेक्टली फॉलो नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, साइंस अप्लाई करना है। इसका मतलब पहला जो उनका प्रिंसिपल है, साइंस नॉट थंब, नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब जो सेट प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमको रिसर्च करके साइंस अप्लाई करनी। उन्होंने तो केवल क्या किया, एक सेंटेंस लिख दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसी को आगे जो है उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उनका कहना यह है कि जो सेट प्रिंसिपल्स है उनको आपको रिमूव कर देना है और साइंटिफिक रिसर्च करनी है। जो भी आपका वर्क है उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, साइंटिफिक अप्रोच लगानी है और जो बेस्ट वे है वो करना है। इसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, इस तरह की अप्रोच लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट ट्रेडिशनल मेथड्स। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे पास उनका इन्वेस्टिगेशन करना है। कई सारे मेथड्स हैं तो आपको बेस्ट मेथड निकालना है। इसके बाद यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब एक ही काम को अगर हम 4 तरह से कर सकते हैं तो ये चारों बेस्ट नहीं होंगे, इनमें से केवल एक ही बेस्ट होगा। तो आपको कौन सा निकालना है, इसमें से बेस्ट निकालना है और उसी को क्या कर देना है, स्टैंडर्डाइज कर देना है। जो बेस्ट होगा उसको क्या कर देना है, डेवलपिंग ये स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है। और स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होगा, जिसमें आपका टाइम सेव हो, इफर्ट सेव हो, मनी एंड रिसोर्सेज सेव हो। तो इसका मतलब साइंस अप्लाई करना है, फिक्स्ड जो रूल्स हैं उनको आपको नहीं फॉलो करना है, जो फिक्स्ड रूल्स हैं उनको आपको डिस्कार्ड करना है और साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद एक नया मेथड डेवलप करना है जो आपका टाइम बचाए, इफर्ट बचाए और रिसोर्स बचाए। तो एक तरह से इन्होंने क्या कहा, जो हम लोग सोचते हैं वही कहा है, केवल उसको इंग्लिश में रिफाइन करने के लिए उन्होंने अपनी रूल दे दिया। और सिंपल सी चीज है कि कोई एनालिसिस करके आप काम करोगे तो वो अच्छा होगा। तो आप साइंटिफिक एनालिसिस करिए, पीछे ऐसा होता था तो हम भी ऐसा करेंगे, ये फॉलो मत करिए। तो उनका पहला ये हो गया, साइंस अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है। तो ये उनका क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया।
इस तरह से इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं जो आपको बुलेट्स में दिखेगा। ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल उनका है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसके बाद सेकंड जो उनका प्रिंसिपल है वो ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। इसका मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्कर है और जो मैनेजर है, जनरली क्या होता है, मैनेजर सोचते हैं कि वर्कर कोई काम नहीं करता, और जो वर्कर होता है वो ये सोचता है कि मैनेजर कोई काम नहीं करता, हमारे ऊपर केवल प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। और डिस्कार्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर आपका एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई काम नहीं होना चाहिए। लोग क्या करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो हार्मनी होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड मतलब आपस में लड़ाई ना होती रहे। उसी को आगे जो है एक्सप्लेन किया है कि ये हार्मनी हमें कैसे मेंटेन करनी है। तो उस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें। कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन मतलब कोई भी काम देना है तो आप वर्कर से कंसल्ट करिए। वर्कर को कोई काम करना है, कोई उसकी प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करे। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट के डर के मारे वर्कर बात ही ना कर पाए, पीछे पीछे मैनेजमेंट वर्कर की बुराई करे और वर्कर मैनेजमेंट की बुराई करे। तो ये प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी और अच्छा मैनेजमेंट लगेगा। मतलब मैनेजमेंट सही से होगा और वर्कर आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों को अपने थिंकिंग में क्या करना है, चेंज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर द गेन्स। जो मैनेजमेंट है वो वर्कर को भी बताया कि आपने इतना काम किया तो हमको इतना प्रॉफिट हुआ। जनरली क्या होता है, लोग काम कराते हैं, काम तो बताते चले जाते हैं, काम का बेनिफिट क्या हुआ। अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तब भी 10 करोड़ का प्रॉफिट जो मैनेजमेंट है वो ले लेगी, वर्कर को बताएगी ही नहीं। उसको जितनी सैलरी दे रहे हैं उतनी ही देते रहेंगे। तो अच्छा मैनेजमेंट अगर करना है तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, शेयर द गेन्स। मतलब हमको बेनिफिट क्या हुआ, वो मनी के टर्म्स में भी हो सकता है, रिसोर्सेज के टर्म्स में भी हो सकता है, फेम के टर्म्स में भी हो सकता है। जो भी प्रॉफिट हुई वो आपको वर्कर से शेयर करना है। और वर्कर को क्या करना है, वर्क हार्ड करना है टू इम्प्रूव द बिजनेस। अगर आप शेयर करोगे तो उनको ये लगेगा कि हमारे ये काम करने से हमको भी प्रॉफिट हो रही है और कंपनी को भी प्रॉफिट हो रही है, तब वो क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब कंपनी के अंदर वर्कर और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वर्कर आपको सपोर्ट करेगा और मैनेजमेंट वर्कर को सपोर्ट करेगी। दोनों जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली आप कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जो कर लीजिए मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, गुड मैनेजमेंट का सेकेंड रूल है। इसके बाद आगे आते हैं, थर्ड जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया, थर्ड प्रिंसिपल ये कहते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कोऑपरेशन का मतलब लोग मिलजुल के काम करें। जो आपकी कंपनी है उसके अंदर में आपकी टीम्स रहें। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले काम करते चले गया कोई, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अकेले अकेले लेके भागने वाले लोग ना हो, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन, अकेले अकेले कुछ ना चल रहा है हमारा प्रॉफिट हो जाए, दूसरे से हमें मतलब नहीं है। तो कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट, कोऑपरेशन होना चाहिए। और साथ के साथ कंपटीशन को जो है, कंपटीशन को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब जो आपके वर्कर हैं उनमें आपस में अच्छे काम को प्रमोट तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के चक्कर में लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगे। तो आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखना है और
रैग कंपटीशन आपको नहीं रखना है कि आपस में एक दूसरे की टांग खींचने लगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव सजेशन जो है सबसे लेना चाहिए। इसका मतलब केवल डिफॉर्म नहीं करना है कि लोगों में आपस में झगड़ा हो जाए। कंस्ट्रक्टिव सजेशन का मतलब जो हेल्पफुल सजेशंस है आप वर्कर से लीजिए और बात करके, मतलब आपस में क्या करना है, बात करना है। इसके साथ साथ इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। इक्वल डिवीजन का मतलब ये है कि अगर वर्कर है, किसी को आप ज्यादा काम देते रहेंगे तो उसको लगेगा कि ये हमसे ही सारा काम करवाते हैं, बाकी दूसरे लोग खाली बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और मैनेजमेंट को ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को कोई काम नहीं देना है, तो मैनेजमेंट जो होगी वो भी क्या करे, उसको भी कुछ ना कुछ वर्क अलॉट हो। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको वर्क देना है और कोऑपरेट करा के चलना है। इसका मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट हो गया कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ प्रिंसिपल वो कहता है, ये जो है सबसे अच्छा प्रिंसिपल उन्होंने जो दिया था वो यही दिया था। ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर में। उसके लिए क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। इसका मतलब क्या करना है, हर एक पर्सन की जो बेस्ट इफिशियंसी है उसको यूज करना है। उसको क्या कर पाएंगे, उसका फिजिकल लेवल मेजर करना है, उसका मेंटल लेवल मेजर करना है। इसका मतलब रिक्रूटमेंट के पहले ही आप ये सारी चीजें चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको बेस्ट यूज करने की कोशिश करिए और साथ के साथ ट्रेनिंग भी देते रहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉइज को ट्रेन करते रहोगे। ठीक है, तो अलग अलग बेस्ट मेथड आपके पास आते हैं। जो बेस्ट मेथड्स आते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन करना पड़ेगा। दो चीजें होती है कि आपने एक एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया, फिर उसको काम पे लगा दिया और जो उसकी लर्निंग है वो खुद से कर रहा है। इसका मतलब ओन लर्निंग। इस फेज में उसको नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, रिक्रूट करना है, रिक्रूट करने के बाद उसको ट्रेन करना है, फिर उसको वर्क देना है। इसका मतलब ट्रेनिंग जो है कंपलसरी पार्ट है, उसको स्किप नहीं कर सकते। अब बात आती है, तो ये टोटल क्या हो गए, टेलर्स के 4 प्रिंसिपल हो गए। 4 प्रिंसिपल का मतलब पहला हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस अप्लाई करना है, फिक्स्ड रूल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब लोग एक दूसरे का क्या करें, सपोर्ट करें, आपस में डिस्प्यूट्स ना हो। उसके लिए जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिस्प्यूट नहीं होगा उसके लिए डिवाइड किया गया है। आगे आप चलोगे तो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, अकेले अकेले अपनी प्रॉफिट ना देखें। और जो फोर्थ है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन होगा, जो हो गया लास्ट जो है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, मतलब उसको बेस्ट यूज करना है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअलाइजेशन एंड वर्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए, तो वर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसके लिए अलग से ही उन्होंने क्या किया था, बुक में एक चैप्टर बनाया था। उस चैप्टर में उन्होंने क्या किया था कि आपको क्या करना चाहिए, वर्क स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या क्या चीजें होंगी, एक आपकी होगी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगना है। ऐसे नहीं करना है कि हमको पता ही नहीं कितना टाइम है
और किसी वर्कर को दे दिया और बोल दिया कि आधे घंटे में इसको करके ले आओ। अब पता चला उतनी देर में वो कर ही नहीं सकता। अगर उसको करने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड स्टडी। जो मैं m.s लिख रहा हूं इसका मतलब है मेथड स्टडी। किसी काम को कई सारे मेथड से कर सकते हैं, बेस्ट मेथड आपको निकालना है। इसका मतलब बेस्ट मेथड निकालना है। तो जब आप स्टडी करोगे तो बेस्ट मेथड निकालोगे। इसके साथ साथ में आता है फैटीग स्टडी। कोई काम करेगा तो थकेगा कैसे। ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्कर को काम देते जाओ देते जाओ देते जाओ, थक गया फिर गलतियां करने लगेगा। तो इसका मतलब अगर आपको साइंटिफिकली अच्छे से काम कराना है तो ये वर्क स्टडी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये वर्क स्टडी आपने सही से नहीं किया और वर्क अलॉट कर दिया, अगर इसको आपने सही से दो होगा, अगर आपने इसको किया होगा तो प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर। अगर आपने वर्क स्टडी नहीं किया है तब क्या होगा, सारा काम आपका खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा फेल्योर। तो इसका मतलब तो बेसिक जो इनकी रिसर्च थी, इन्होंने अपना सारा टाइम लगाया था टाइम स्टडी पे, मेथड स्टडी पे और फैटीग स्टडी पे। तो ये सारे हमारे सिलेबस में हैं। आगे आप चलोगे तो आपके सिलेबस में टाइम स्टडी भी आएगा, किसी वर्क को करने में कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट करना भी है, मेथड स्टडी भी है। मेथड स्टडी में क्या होता है, मूवमेंट मिनिमम, आपकी हाथ की रीच में सारी चीजें हो, मूवमेंट मिनिमम हो, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर मेथड होगा। ये फैटीग स्टडी का मतलब पता चला वर्कर हमारा चलते चलते ही थक गया तो उसकी मूवमेंट कम से कम रखनी है। तो ये तीनों चीजें हमारे सिलेबस में है, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा प्रिंसिपल, टेलर्स प्रिंसिपल। आगे इसी को देखें तो बेसिकली इन्होंने कहा क्या, समराइज कर लेते हैं कि इन्होंने केवल 4 चीजें आपको बताई, उसी को आप चाहो तो अपनी भाषा में रिफाइन कर सकते हो। आगे जो पॉइंट्स लिखे थे वो क्या हुआ है, अपनी लैंग्वेज में वो रिफाइन हुआ है। तो पहला रूल उन्होंने दिया कि आपको क्या करना है, थंब रूल्स को हटा देना है। रिप्लेस द रूल ऑफ थंब वर्क मेथड विथ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी कैसे होगी, आप वर्क स्टडी करोगे, वर्क स्टडी में आपका टाइम स्टडी आएगा, आपका फैटीग स्टडी आएगा, आपका मेथड स्टडी आएगा। तो साइंटिफिक रिसर्च के बाद आपको क्या करना है, रूल्स बनाने हैं। दूसरा क्या आ गया, साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप ईच वर्कर। तो सभी वर्कर्स को सेलेक्ट करना है साइंटिफिकली और उनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, इसके बजाय कि उनको ट्रेनिंग के खुद ट्रेन होने के लिए छोड़ दो। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, इंश्योर दैट साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड्स आर बीइंग फॉलो। इसका मतलब साइंटिफिक मेथड फॉलो हो रहे हैं, जो आपके साइंटिफिक वर्क स्टडी से जो निकल के आएगा वो। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि आज 50,000 बनाना है, 50,000 वर्क पीस बनेगा, 50,000 बनना है, कोई उसके लिए स्टडी नहीं। तो प्रॉपर उसके लिए आपको स्टडी करके चलना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, डिवाइड द वर्क नियरली इक्वल बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स so that managers apply scientific management principle to plan the work। इसका मतलब मैनेजमेंट को ऐसे नहीं कर देना, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में और प्लानिंग सारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ काम किया ही नहीं है। तो अगर खुद ही उन्होंने कोई काम सही ढंग से नहीं किया है तो वो दूसरों को, जो उनका प्लान होगा वो सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सभी को वर्क देना कंपलसरी है। तो ये 4 आपके पास क्या थे, टेलर्स के प्रिंसिपल थे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये टेलर्स और